नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ उपाध्याय आपके साथ एक बार फिर फेसबुक लाइव कार्यक्रम पर जुड़ गया हूं। आज एक विशेष मुद्दे के साथ बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शहर के शिक्षाविद डॉक्टर मयंक राज भटनागर। और सीधे तौर पे बात करेंगे, आज 12वीं सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं रद्द की गई हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी घोषणा की है। इस पर बात करने के लिए चूंकि मयंक जी मेरे साथ मौजूद हैं, उस पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या सही डिसीजन है या इस पर किस तरीके की उनकी अपनी राय है। मयंक जी, आपका बहुत स्वागत है मेरे लाइव कार्यक्रम में। और नमस्कार जी, मैं जानना चाहूंगा कि ये जो स्टेप है, ये स्टेप क्या इस कोविड काल में वाकई जो छात्र हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर सही डिसीजन है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके का एक वायरस जो फैल रहा है, ऐसे समय में सरकार, मैं समझ सकता हूँ सरकार की मजबूरी कि उन्होंने 12वीं की 10वीं की भी परीक्षा रद्द करी और 12वीं बोर्ड की भी परीक्षा आज उन्होंने रद्द करी है। और उनकी मजबूरी मैं समझ सकता हूँ कि बच्चों की सेफ्टी का ख्याल रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है। लेकिन कुछ बिंदुओं पे मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि 10वीं और 12वीं कक्षा के अंदर एक टेक्निकल डिफरेंस है। 10वीं कक्षा का बोर्ड का रिजल्ट उतना मायने नहीं रखता जितना कि 12th क्लास इज अ डिसाइडर। 12th क्लास आपको रोजगार प्रदान करता है। 12th का सर्टिफिकेट किसी भी कंपनी में जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहले आपका जो इंटरव्यू लेते हैं वो आपकी 12वीं की मार्कशीट देखते हैं। उससे आपका सही आकलन हो जाता है कि आप किस लेवल के विद्यार्थी रहे हैं। 10वीं की परीक्षा उतनी मायने नहीं रखती क्योंकि उसके बाद 12वीं की भी परीक्षा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक IIT, जिसमें CBSE के जो परसेंटेज आती है उसको, और जो एंट्रेंस है उनकी IIT की एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है, उन दोनों के मार्क्स को जोड़कर तब रैंकिंग बनती है। अब किस तरीके से रैंकिंग बनेगी? दूसरी चीज़ मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ इस नॉर्दर्न बेल्ट के, ये उत्तरी क्षेत्र के जो बच्चे हैं, ये सदर्न साइड जो है, जैसे तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक, ये तो बहुत ज़्यादा समझदार यहाँ पेरेंट्स हैं और पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं। लेकिन इस साइड का जो नॉर्दर्न बेल्ट है, ज़्यादातर अनएजुकेटेड क्लास है। वो वैल्यू इसकी नहीं समझते और इसीलिए कक्षा 9 में या कक्षा 11वीं में बच्चे, जो होनहार बच्चे हैं, वो अपने घर पे बैठ के प्रिपरेशन करते रहते हैं। इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट जितने हैं वो वहाँ पर जाके कोचिंग लेते रहते हैं, लेकिन स्कूलों में एग्ज़ाम, जो लोकल एग्ज़ाम्स हैं, वो देने नहीं आते। वो वेट करते हैं बोर्ड एग्ज़ाम होगा, प्री बोर्ड एग्ज़ाम होगा, हम दे देंगे उसे। लेकिन हम स्कूल के जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनको बहुत सीरियस वो लोग नहीं लेते। हम भरकस प्रयास करते हैं कि वो लोग आएँ, लेकिन ये जो कोचिंग क्लासेस खुली हुई हैं उसकी बदौलत सच्चाई यही है कि वो लोग वहाँ पे अटेंड करते हैं और वहाँ पे पूर्ण स्वतंत्रता उनको मिलती है, इसलिए वो प्राथमिकता वहीं पर देते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसी पढ़ाई स्कूलों में स्तर क्यों गिरा है। जब छात्र ही नहीं होगा तो शिक्षक भी वहीं का मुँह करता है और ट्यूशन ज़्यादा लेने का प्रयास करता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 11वीं कक्षा को विद्यार्थी बहुत सीरियस नहीं लेता और 9वीं कक्षा को विद्यार्थी बहुत सीरियस नहीं लेता। तो मैं यही आपसे पूछना चाहूँगा कि जब उसने एग्ज़ाम्स ही नहीं दिए होंगे, कई होनहार जो टॉपर बच्चे जो आने वाले हैं, वो लोकल एग्ज़ाम उन्होंने बहुत से नहीं दिए। घर में अगर सगाई भी है तो वो चले जाते हैं, शादी है तो चले जाते हैं, थोड़ा सा फीवर आ रहा है तो वो घर पे बैठ जाते हैं, एग्ज़ाम नहीं देते। लेकिन जब बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं तो वो सर के बल चल के बोर्ड एग्ज़ाम देने जाते थे और अपना पूरा प्रयास। और मैं कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरा विद्यार्थी भी हतप्रभ। आज बच्चे इतने डिलेमा में आ गए हैं। भाई, जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो नॉर्मल रेंज के बच्चे, वो तो बहुत खुश हैं, कह रहे बिना मेहनत किए हम तो अब पास होंगे। अभी कई बच्चों के, 2-3 बच्चों के मेरे पास जो बिल्कुल फेलियर लाइन के थे, उनका फ़ोन आया, देखा सर आप कहते थे हम फेल हो जाएंगे, अब तो आपको पास का हमें देना ही पड़ेगा, अब आपको देना ही पड़ेगा हमको सर्टिफिकेट पास का। तो अब इस चीज़ से मैं हतप्रभ हूँ कि जो बच्चा डिज़र्व नहीं करता वो बच्चा आगे बढ़ जाएगा। जो बच्चा बेचारा अपनी मेहनत कर करके उसने अपने आप को गला दिया, वो बच्चा सक्सीड नहीं कर पाएगा।
जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट्स होंगे, जो संस्थान है, वो इन बच्चों को कैसे लेंगे, किन मानकों से लेंगे? जो मार्कशीट हम उनको देंगे, जो हम मार्कशीट देंगे उसमें जो हमारे यहाँ का जो वाकई होनहार बच्चा है उसके तो 33% हो गए, क्योंकि उसने तो एग्जाम ही नहीं दिया। जो एग्जाम नहीं दिया तो हमें एवरेज मार्क्स देने पड़ेंगे। उधर सीबीएसई ने उधर भी स्ट्रिक्टनेस कर रखी है। इधर जिस बच्चे के 50 या 55 या 60% आ रहे हैं वो ही बहुत समझे जाएंगे, क्योंकि टॉपर बच्चे तो 33 पे रह जाएंगे। कहीं ना कहीं होनहार जो हैं वो उन होनहार बच्चों के साथ खिलवाड़, बिल्कुल खिलवाड़ होगी, बिल्कुल होगी, 100% होगी, 100% होगी, बिल्कुल होगी। होना मेरे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद हैं मनीष द्विवेदी जी, शहर के जाने माने शिक्षक हैं, केमिस्ट्री के आप लेक्चरर हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है पहले तो इस लाइव कार्यक्रम में आपका। और मैं आपकी भी राय इस पूरे मामले पे जानना चाहूंगा। 12th सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द की गई हैं सरकार की तरफ से, देश के प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया है, तो इस पर आपका क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को सबसे पहले नमस्कार करना चाहता हूं। उसके बाद में आज चूँकि एक डिबेट और थी, वहाँ था मैं, दूसरी डिबेट में आपके साथ आया हूँ और ये बताना चाहूँगा कि सरकार जो है, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे किसी का मामला हो, अर्थव्यवस्था का हो, टोटली सरकार फेल हो गई है। अभी चूँकि मैं स्कूल एसोसिएशन के साथ साथ मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उत्तर प्रदेश का महासचिव भी हूँ, तो मेरी जो कांग्रेस पार्टी है उसने भी ये मांग की थी कि परीक्षाएं तब तक न हों जब तक कि वैक्सीनेशन न हो जाए। तो सरकार इस समय अपनी अकर्मण्यता साबित कर रही है। किसी भी पार्टी ने ये मांग नहीं की थी परीक्षाएं मत कराइए, परीक्षाएं होना जरूरी है। जब तक परीक्षाएं नहीं होनी तो मेरिटोरियस जो स्टूडेंट हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसके माने सरकार ये मान चुकी है कि हम वैक्सीनेशन नहीं करा पाएंगे, बच्चों को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। इसमें वर्तमान में रूस से स्पुतनिक भी आ गई है और वैक्सीन भी आ गई हैं, जैसा कि मालूम है कि उन वैक्सीन बच्चों पर लगाई जा सकती है, अमेरिका में लगाई जा रही हैं। तो सरकार अपने आप को अकर्मण्यता साबित कर रही है और ये मान चुकी है, इसलिए उसने ये तरीका निकाल लिया है कि बिना परीक्षाएं बच्चे पास कर दीजिएगा, हम बच्चों को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। इसका सीधा मतलब ये है। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर बच्चों की परीक्षाएं नहीं होंगी, खासतौर से इंटरमीडिएट बच्चों की, हाई स्कूल चलिए मैंने एक बार मान भी लिया, लेकिन 12th की परीक्षा नहीं होगी, इसके बाद बच्चे नीट में जाते हैं, IIT में जाते हैं और अच्छी अच्छी सर्विसेज में, आजकल तो LLM LLB भी इंटर के बाद होने लगी है। अगर बच्चों का रिजल्ट ही ऐसा नहीं होगा और उसके साथ में एक बुराई भी यहाँ पर जन्म ले रही है, जो हमारे जैसे सरकारी स्कूल है, क्रिस कॉर्नर स्कूल है और भी अच्छे स्कूल हैं, वो तो चलिए नियमानुसार आंतरिक मूल्यांकन करेंगे। इसमें बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो इसमें भी एक भ्रष्टाचार को जन्म देंगे, भ्रष्टाचार को जन्म देंगे। अभी एक घटना आपने अखबार में पढ़ी होगी, कुछ दिन पहले आई थी कि मैनपुरी का स्कूल है, वो 10th की मार्कशीट बनाने में बच्चों से हज़ारों रुपए वसूल कर रहे हैं। तो जो अच्छे स्कूल है, मेट्रोरियल अपने शहर का जैसे क्रिस कॉर्नर स्कूल है, पुराना विख्यात स्कूल है, तो निश्चित है वो अपना ज़मीन नहीं खोएंगे, वो तो नियमानुसार ही करेंगे। नहीं, फिर भी बच्चों के संग जो न्याय होना चाहिए, जो बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, उनकी जो रैंक आती है, उनका जो इनकरेजमेंट होता है और जो आगे भविष्य में आगे बढ़ते हैं, वो सब चीज़ें समाप्त हो रही हैं। देश का भविष्य अंधकार में है और वर्तमान जो सरकार है वो खुद अपनी पीठ थपथपाती रहती है। वो सारे मुद्दों पे केवल उन्होंने ठेके खोल दिए हैं, जो ठेके खोलना जरूरी है। शिक्षा को नहीं दे पा रहे हैं, स्कूल नहीं खोल पा रहे हैं, परीक्षाएं नहीं करा पा रहे हैं, जबकि अनेक शिक्षाविदों ने अनेक उन्हें तरीके सुझाए कि आप चाहें तो सुकेंद्र परीक्षा करा दें, सेल्फ सेंटर करा दें, थोड़े थोड़े बच्चों को बुला के परीक्षा करा दें, स्कीम को लंबा कर लें, 1 महीने की स्कीम कर लें, 2-1.5 महीने की स्कीम कर लें, 1/3 स्टूडेंटों को आप बुला लें, ज़्यादा सेंटर बना लें और एनी हाउ बच्चों की परीक्षा होनी चाहिए थी। लेकिन वो परीक्षा नहीं हो पा रही है। ये मैं तो समझता हूँ सरकार इस समय पूरी टोटल फेल है और चूंकि चुनाव आ गए हैं, इसलिए सरकार इस मोड में आ गई है कि किसी प्रकार कोई बुराई न ली जाए और कहीं कोई हतप्रत ऐसी सूचना आ जाए, इसलिए वो अपने कर्तव्यों से बच रही है। मैं जानना चाहूंगा इस स्टेप से क्या बच्चों के भविष्य पे कोई असर पड़ेगा? होनहार बच्चे, जैसा कि मयंक जी कह रहे थे, बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जो होनहार बच्चे हैं, जो कंपटीशन में जाने वाले बच्चे हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, उनका भविष्य तभी है जब वो 90, 95, 98, 99, इस समय कंपटीशन का जमाना है। जब बच्चे के 99% नंबर आते हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट होते हैं, तो वो निश्चित आगे IAS का ख्वाब देखते हैं। इसमें तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि कौन गधा है, कौन घोड़ा है। सब 11th की
परफॉर्मेंस के आधार पे ये 12th में जो है उसको मार्क्स देंगे? वो देंगे। उसके साथ में हमने कहा जो अच्छे स्कूल हैं, जो स्कूलों की क्रेडिट है, अपने एग्जाम्पल दिया आपको कृष्ण कॉर्नर स्कूल, वो ऐसा नहीं करेगा। नहीं, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं कि इसके संग में आपके संग में भ्रष्टाचार भी चालू हो जाएगा। जो बिल्कुल वीक स्टूडेंट होगा उसकी मार्कशीट बनेगी 99% की, और जो अच्छे स्टूडेंट होंगे उसकी मार्कशीट बनेगी 70-80% की। तो सरकार जरा इन बिंदुओं को कृपया सोचे, और सोचने के बाद मैं तो सरकार से फिर भी ऐसा कैसे होगा कि जो ऐसे होनहार होंगे वो 78 पर रह जाएंगे और जो ऐसे स्टूडेंट निश्चित मानिए, मैंने आपको कहा कि भ्रष्टाचार यहाँ पर नए प्रकार का जन्म ले लेगा। तो क्या विद्यालयों में भ्रष्टाचार लगातार सभी स्कूलों में नहीं होता है, लेकिन आप जानते हैं कि 10 उंगली एक सी नहीं होती। लेकिन निश्चित मानिए कुछ स्कूल ऐसे हैं मतलब आप जो मानते हैं भ्रष्टाचार स्कूलों में भी कायम है? कुछ स्कूलों में तो है। आप जानते हैं अभी अटैचमेंट का धंधा चल रहा है। जी। ये आपके यहाँ कोचिंग चल रही है, कैसे चल रही है? उनके यहाँ 10-12 के बच्चे पढ़ रहे हैं, कहाँ के पढ़ रहे हैं? अच्छा, कोचिंग का एक यहाँ एक बड़ा फोकस है, मुझे सुनने को आता है कोचिंग में फर्जीवाड़ा भी होता है। ये बिल्कुल विद्यालयों की तरह कोचिंग संचालित करते हैं शहर में, चाहे रे क्लासेस की बात कर ली जाए, झा क्लासेस की बात कर ली जाए। पिछले दिनों डीएम साहब ने वहाँ पे छापेमार कार्रवाई भी की थी। उन दिनों तमाम बिंदुओं पे एक रिपोर्ट भी जारी की थी, उसके बाद मामला दब गया। तो आपको क्या लगता है ये कोचिंग जो चल रही है कहीं जो है कहीं से अटैच होके चल रही है? तो आप समझिए, जब आप एक इंटर कॉलेज की मान्यता लेते हैं तो CBSE ICSE की नॉर्म्स हैं कि 80,000 वर्ग फुट जगह होनी चाहिए, इतनी लैबें होनी चाहिए, इतना स्पेस होना चाहिए, इतनी बिल्डिंग होनी चाहिए, इतना आपका क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए, इतनी उनकी सैलरी होनी चाहिए, तब कहीं मान्यता मिलती है। और छोटी छोटी जगह में 3-3 हज़ार फुट में इंटर कॉलेज चल रहे हैं, तो आप सोचिए सरेआम बेईमानी तो हो ही रही है। और एक कमरे में बच्चे घुसे रहते हैं, वहीं 9 से लेकर 12 तक पास हो जाते हैं, तो कहाँ उन्हें एनवायरमेंट मिल रहा है? कोचिंग के नाम पर इंटर कॉलेज चलना, मुझे लगता है कि ये नियमों के जे- बिल्कुल विपरीत है। और जे- निर्माण कैसे आगे हो रहा है? मयंक जी से भी मैं जानना चाहूंगा इनकी। जे उन्हीं स्कूलों का देन है जो मैंने इसका नाम लिया। कुछ स्कूल ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार पे चल रहे हैं, उनका नाम मैं जानना चाहूंगा, कम से कम वो एक्सपोज होने वो चाहिए। ज्यादातर अपने फिरोजाबाद में तो नहीं है, आगरा में है। आगरा के अंदर कौन से ऐसे विद्यालय हैं जिनमें अब इस तरीके के- ज्यादा तो उसका डीपली नहीं है, मुझे मालूम है जो उन कोचिंगों में बच्चे जुड़े हुए हैं वो निश्चित सारे आगरा से जुड़े हुए हैं, और उनकी बसें लगी हुई हैं। वो बच्चे वहीं प्रैक्टिकल देने जाते हैं, वहीं उनके एग्जाम होते हैं, और वहीं मन मुताबिक उनकी मार्कशीटें बनती मतलब हैं। उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो उन विद्यालयों हाँ, में उन होता विद्यालयों है, में होता है, पढ़ते हैं यहाँ। अटैच कर दिया बिल्कुल जाता है, अटैच पढ़ते हैं। फीस ली जाती है, बिल्कुल फीस ठेकेदारी प्रथा चल नहीं, रही है। पूरी फीस नहीं ली जाती, फीस 10 गुना ली जाती, 10 गुना दी 10 गुना। जाती है। वो तो ठेकेदारी प्रथा भी कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठेकेदारी। उस स्कूल की फीस 60,000 होगी, यहाँ 80,000 रुपये लिए जाते हैं। जी। 10,000 फीस होगी, यहाँ 1 लाख रुपए लिए जाते हैं, और उसके नाम पे ब्लैकमेलिंग हो रही है। सीधे सीधा आप समझिए देश के प्रति, आप समझिए आगे क्या भविष्य होने वाला है। चूंकि हमारा जो युवा है अभिभावकों के साथ छलावा कह सकते हैं। बहुत बड़ा छलावा है। अभिभावक अभी नहीं समझ रहे हैं, उन चीज़ों पर गौर नहीं कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा कोचिंग में जा रहा है, 4 घंटे पढ़ के आता है, अपनी गोदाम पर बैठ जाता है, अपने दुकान पर बैठ जाता है। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि आगे अगर उसे CA बनना है, डॉक्टर बनना है, DM बनना है, तो उसे स्कूलिंग करनी पड़ेगी। स्कूलिंग जो होती है वो एजुकेशन अलग होती है, और जो कोचिंग एजुकेशन है वो तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। आपकी किसी विषय में नॉलेज कम है, आप कोचिंग पढ़िए, हम कोचिंग के विरोधी नहीं है। कोचिंग चलनी चाहिए, लेकिन कोचिंग चलनी चाहिए स्कूल टाइमिंग के बाद। आप शिक्षा जगत से लंबे समय से जुड़े हैं, जी। जानना चाहिए क्या नियमावली है कोचिंग की? अगर कितने बच्चे होने चाहिए, जिस तरह आज विद्यालयों की तरह कोचिंग संचालित हो रहे हैं, तो आखिर इस पर शिक्षा विभाग के अधिकारी क्यों नहीं संज्ञान लेते? शिक्षा विभाग के अधिकारी क्यों नहीं लेते हैं, प्रशासन क्यों नहीं लेता है, इसके तय में तो थोड़ा डीपली जाना पड़ेगा। कहीं न कहीं इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप हो जाता है। ऐसा नहीं, अधिकारी सभी चाहते हैं कि नियमानुसार कार्य हो। बात वहीं आती है जो राजनीतिक जो भी दल इस समय हावी होता है, इसकी सरकार होती है, वो कहीं न कहीं लोगों को संरक्षण दे देते हैं। चाहे वो अपनी वोट बैंक की राजनीति में देते हैं, अन्य किसी कारण देते हैं, या उनके बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें कहीं न कहीं वहाँ से बल मिल जाता है। अभी जब DM साहब ने छापा मारा था, उसके बाद में भी कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण कोचिंगों को प्राप्त हो गया था। इसके बाद में DM साहब के भी हाथ थोड़े रह गए, डियास के भी रह गए न, वरना वो नोटिस दे गए थे कोचिंग तब तक नहीं चलेगी जब तक आप अपना एक एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन है वो नहीं दिखा देंगे। ऐसे कौन सफेद पोष हैं, क्या जानकारी? नाम तो किसी का नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप अंडरस्टूड है, सभी लोग जान सकते हैं कि शहर में किसकी चल रही है, कौन नेता लोग हैं। ज़्यादा उसके डीपली मत जाइएगा। 2022 के चुनाव आ रहे हैं, सारी परतें खुलेंगी, सारे भ्रष्टाचार खुलेंगे। मैं इनकी आपसे भी जानना चाहूंगा, आखिर ये कोचिंग जो हमारे यहाँ संचालित विद्यालयों की तरह हो रहे हैं, जी, आखिर कैसे हो रहे हैं और किस तरह छलावा हो रहा है? अब देखिए मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, जी। छलावा नहीं, ये एक तरीके का सोचा समझा प्लान है, और गार्जियंस का पूरा सपोर्ट है। मैं तो ये कहूँगा, अभिभावक हालांकि मेरे देवता हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो उनको लोक लुभावन पैकेज के रूप में उनको जो अट्रैक्ट करते हैं, वो ये कोचिंग वाले हैं। न्यू सेंट स्टीफेंस आगरा में,
ठीक है। और कई ऐसे स्कूल्स हैं आगरा के अंदर, मैंने तो जो देखा है, ये तमाम जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं ये उन्होंने इनसे पैक्ट कर रखा है। ये झरना नाले के पास भी जो स्कूल था वो भी उसके अंदर शामिल है, न्यू सेंट स्टीफेंस है। कई ऐसे डमी स्कूल्स ही चलाते हैं वो लोग सिर्फ डमी स्कूल्स चलाते हैं। उनके पास बच्चे नहीं होते, रोज आके पढ़ने वाले बच्चे नहीं होते, उनके पास टीचर भी नहीं है। वो सिर्फ अपने इन्हीं लोगों से पूरा ठेका लेते, पूरे साल भर की भरपाई अपने। और ऐसे स्कूलों में पूरी पूरी फीस आ जाती है, क्योंकि ये ठेका कोचिंग इंस्टीट्यूट से लिया जाता है कि हम तुम्हें कोचिंग भी कराएंगे और हम तुम्हें वहाँ पे एग्जाम्स भी दिलवाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन पैक जो गार्जियन बहुत अट्रैक्ट होता है। विद्यालय और आपका कोचिंग बिल्कुल एक ही हो जाएगा, एक ही जगह आपको दोनों सुविधाएं मिलेंगी। नहीं, अलग अलग हैं। एग्जाम देने आप जाएंगे आगरा, एग्जाम देने जाएंगे, पूरी गारंटी प्रैक्टिकल्स की लेते हैं वो। प्रैक्टिकल में पूरे नंबर आएंगे आपके, और आते हैं प्रैक्टिकल में, लेकिन थ्योरी में फेल हो जाते हैं वो लोग, क्योंकि पढ़े हैं ही नहीं। शिक्षा का असली मूल्य उन पे पहुंचा ही नहीं। और लगभग 80 हज़ार 90 हज़ार तमाम जो चाहे सो वसूल करते हैं वो लोग। मतलब ये 10 गुना, जैसा मनीष जी ने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं मनीष जी के 10 गुना फीस वसूल की जा रही है। हाँ, क्योंकि राजनीति के बारे में तो मैं नहीं बोल पाऊंगा कुछ भी, क्योंकि मैं नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति हूं, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बताऊंगा कि इससे एजुकेशन बिल्कुल भ्रष्टता की तरफ जा रही है। भ्रष्टता की तरफ जा रही है। यस, डीएम साहब ने एक प्रयास भी किया था, छापेमार कार्रवाई की थी। उसके बाद जैसा मनीष जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण दोबारा तो शुरू हुई है कोचिंग। अब रीजन उसका फाइन, हम लोग वाकई बहुत व्यथित हैं। व्यथित अपनी दशा से भी हैं, उससे ज्यादा व्यथित हैं बच्चों की दशा से। क्या हैंग हो रहा है क्या? बच्चा अपने शिक्षक पे, अपने संचालक पे पूर्ण भरोसा रखता है, और उन्हीं के बेस पे, जैसे मैं तो अपनी कहूँगा कि मेरे स्कूल के बच्चे मुझ पे बहुत डिपेंड करते हैं, बहुत डिपेंड करते हैं, और बार बार मुझसे पूछ रहे हैं। आज बहुत से वीक बच्चों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि सर हम तो पास हो जाएंगे, आप तो कहते थे तुम कभी पास नहीं हो सकते। तो ऐसे बच्चे मुझे चैलेंज कर रहे हैं, अपने शिक्षकों को चैलेंज कर रहे हैं, जो वाकई उन्हें आईना दिखाते थे कि बेटा पढ़ो, बोर्ड ऐसा नहीं है, बोर्ड आपको बहुत बहुत पढ़ना पड़ेगा। अब बच्चा यूँ सीधे कहता, सर क्यों कहते थे पढ़ना पड़ेगा, हमें तो पढ़ना ही नहीं, हम तो पास होके आएंगे। आप ये बताइए। तो इस तरीके से धीरे धीरे पढ़ने की जो प्रवृत्ति बच्चों के अंदर थी वो धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगी। और मैं आपसे यही कहूँगा कि होनहार बच्चा आज वाकई रो रहा होगा दिल से। उसको यही लगेगा कि क्या फ़ायदा, मैंने अपने आप को गला के रख दिया, मुझे अपने माँ बाप को सुख देना था, मुझे कुछ करके, मुझे कुछ बन के दिखाना था, करके दिखाना था। आज मैं इस प्रणाली के मारे कुछ नहीं करके दिखा पाऊँगा, क्योंकि मेरा सही आकलन हो ही नहीं पाएगा। और कहीं ना कहीं शिक्षा पे एक बड़ा प्रभाव डालेगा ये डिसीजन सरकार का। बेशक कोरोना देखिए, को लेकर डिसीजन, सरकार ये कहती है कि सबसे पहले महत्वपूर्ण है सुरक्षा। मैं भी उससे एडमिट करता हूं कि सुरक्षा बिल्कुल होनी चाहिए, सही बात है भाई। बच्चे हमारे लिए सबसे ज़्यादा बहुमूल्य संपत्ति एक माँ बाप के लिए, चाहे रुपए पैसा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ बच्चे होते हैं। मैं बिल्कुल कहूँगा कि दे शुड बी वेरी सेफ, वो बिल्कुल सेफ होने चाहिए, लेकिन सेफ्टी विद प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस एंड एजुकेशन, वो पॉलिसी नहीं दिखती। मैं ये देखता हूँ 1.5-2 साल से सिर्फ शिक्षा को पीछे धकेल दिया गया, बिल्कुल आखिरी पायदान पे शिक्षा को रखा गया। ऐसा तो नहीं है कि, और मैं फिर कहूँगा कि ये तीसरी वेव के लिए जिस चीज़ का अलर्ट जारी हो जाता है, जिसके हमारे पास व्यवस्थाएं पहले से हो जाती हैं। अब देखिए, इतने कंस्ट्रेंटर्स एज वेल एज ऑक्सीजन सिलेंडर्स, और उसके बाद बेड्स इतनी मात्रा में अब उपलब्ध हैं कि अगर तीसरी वेव आती भी है, पहले आई क्यों सेकेंड वेव, क्योंकि मात्रा बहुत हो गई, जगह कम थी और हमारे पास संसाधन कम थे। अब संसाधन इतने ऊपर हो गए हैं कि चाहे वो जो उसी मात्रा में अगर बच्चे आते भी हैं तो ठीक होकर घर पे पहुंचते जाएंगे, वेव बढ़ेगी नहीं, लहर अपना विकराल रूप धारण नहीं करेगी, वो दबती जाएगी और समाप्त होगी। तो ये मेरे हिसाब से ये थर्ड वेव नहीं आएगी। ये जो बिल्कुल डराया जा रहा है, ऐसे तो बच्चा, आप ये बताइए क्या पढ़ने में इंटरेस्ट रहेगा बच्चे का आने वाले वक्त में? क्या एक बच्चा सोचेगा कि पढ़ाई भी मेरे लिए ज़रूरी है? आप ऑनलाइन पद्धति को बढ़ाते जाएंगे तो ऑनलाइन को कितना सीरियस इंडिया के अंदर लिया जाता है, कितने लोगों पे मोबाइल है? आज भी लगभग 69% गांव के अंदर पॉपुलेशन है,
और प्लस गरीबी रेखा के नीचे भी बहुत से लोग हैं जो मोबाइल अफोर्ड नहीं कर सकते। उन लोगों का क्या? वो लोग एजुकेशन कैसे लेंगे? क्या उनका सपने अधूरे रह जाएंगे? क्या वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे? क्या ये गुरु शिष्य परंपरा खत्म हो जाएगी? क्या कभी ये उठ के वापस नहीं आ पाएगी? मयंक जी, क्या लगता है आपको, अगर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, कोविड नियमों के साथ परीक्षा कराई जाती तो क्या संभव था? जैसा मनीष जी ने कहा, बिल्कुल सही है कि इसको 1/3 पोर्शन कर दिया जाता। अगर 1.5 लाख बच्चे हैं तो 50-50 हजार बच्चों के साथ में अगर 6-6 फीट के डिस्टेंस पे एक एक क्लास में बच्चे अगर एग्जाम लिया जाता तो एक भय व्याप्त रहता बच्चों में कि हमें एग्जाम देना है। आज तो वो भय खत्म हो गया। आज बच्चे खुशी से उछल पड़े होंगे। कई वो वाले बच्चे जो मेहनत नहीं करना चाहते थे और वो दिल ही दिल में अपना सदमा बिठा के बैठे होंगे, वो बच्चे जो टॉप करने का सपना सोच रहे थे। कहीं ना कहीं ये असमानता जरूर रहेगी। मैं फिर कहूंगा, असमानता को जन्म देने की ये प्रथा आज से शुरू हो गई है। इसका असर लगभग 10 साल तक महसूस होगा, क्योंकि अब आने वाले वक्त में देखिएगा नॉन कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स आपको दिखेंगे या नॉन कॉम्पिटेंसी ज्यादा हो जाएगी। जो काबिल नहीं है वो व्यक्ति बहुत बहुमूल्य जॉब्स पालेगा और अपना कार्य जब वो उन पे करेगा, वो कार्य करना उसको आता नहीं होगा। जिम्मेदारी वाली बात कही है और महत्वपूर्ण भी है कि जो काबिल नहीं है वो पदों पर काबिज होंगे। मनीष जी, जानना चाहता हूं आपसे भी, आपकी राय जानना चाहूंगा। ये बड़ा देश के लिए दुर्भाग्य जैसा हो जाएगा कि काबिल नहीं है और महत्वपूर्ण पदों पर चले जाएंगे, तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत ज्यादा देश के साथ नाइंसाफी जैसा होगा। क्या कहेंगे? जैसा कि मयंक जी ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है। और सौरभ जी, आप भी कह रहे हैं, बस वास्तविकता यह है कि सरकार जिम्मेदारियों से भाग रही है। हकीकत बता रहा हूँ मैं, जिम्मेदारियों से भाग रही है और ये चाह रही है कि ठीक है, किसी प्रकार बायस के चुनाव आ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हमने परीक्षा करा दी, कहीं बच्चे बीमार हो गए। चूँकि मेनली मैं बताया कि वैक्सीन से बच रहे हैं, इनके पास वैक्सीन नहीं है। इन्होंने वैक्सीन, अभी आपने देखा कि दिल्ली में पोस्टर लग गए थे कि मेरे बच्चों की वैक्सीन विदेश में क्यों भेज दी। तो वो यहाँ पे चरितार्थ हो रहा है कि वास्तव में इनके पास वैक्सीन नहीं है, इसीलिए बच्चों की परीक्षा नहीं करा रहे। वरना 1 महीने में वैक्सीनेशन सभी बच्चों का, इंटरमीडिएट बच्चों का हो सकता था और वैक्सीन होने के बाद परीक्षाएं सुचारू रूप से हो सकती थी। सभी पार्टियों को, मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी की भी यही मांग थी कि आप वैक्सीन कर दीजिए और बच्चों की परीक्षा कराइए। किसी भी पार्टी ने मांग ये नहीं की थी कि आप परीक्षा बिना कराए हुए बच्चों को पास कर दिए। पूरी तरह कारगर है, आप मानते हैं वैक्सीन पूरा लगभग 70-80% तो है ही। हाँ, कारगर है। उसमें बचने का कोई दूसरा उपाय नहीं, बिना वैक्सीन के अलावा कोई उपाय भी तो नहीं है दूसरा। अगर सरकार प्रयास करती तो ये बिल्कुल एक वैक्सीन 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 बस, चाहे वो किसी व्यक्ति की जीवन सुरक्षा हो, चाहे बच्चों की हो, हमें वैक्सीन ही लगाना है। कहती है कि हमने विदेशों से कुछ चीजें मंगाई, उसके बदले में वैक्सीन तैयार करके विदेशों नहीं दी। कैसे वैक्सीन आई है? नहीं, वैक्सीन तो एस्ट्राजेनेका कंपनी है, ये है वो, इन्होंने केवल वो दिया था। लेकिन वो जरा डीपली चर्चा चली जाएगी। एक्चुअली 13 करोड़ इन्होंने वैक्सीन बनाई थी, ये जनवरी-फरवरी की बात है। उसमें 6.5 करोड़ वैक्सीन हमारे इंडियन लोगों को लगी हुई थी, 7 करोड़ इन्होंने बाहर विदेश में बेच दी। तो इनकी तो पॉलिसी दूसरे टाइप की है, इसलिए वो वैक्सीन के मामले में अब जो कह रहे हैं कि वैक्सीन, अब इन्होंने देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं इनके खट्टर जी, उन्होंने कल एक नया फार्मूला दिया है। उन्होंने क्या कहा है कि वैक्सीन, जो केजरीवाल तो मूर्ख है, जो चिल्ला देता है कि वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री मूर्ख हैं। हाँ, जो उन्होंने कहा है हरियाणा के खट्टर साहब ने कि दिल्ली के मुख्यमंत्री मूर्ख हैं, चिल्लाने लग जाते हैं वैक्सीन नहीं है। उन्हें तो ये करना चाहिए ना कि दिन भर में केवल, जैसे मान लीजिए उन पर 2 लाख वैक्सीन है, तो आप पूरे दिन में 20,000 लगाइएगा, 10 दिन का काम चल जाएगा। तो इनका काम इस समय चल रहा है वैक्सीन बचाना, लोगों का जीवन बचाना नहीं। तो वो अब वैक्सीन वो 20 बता रहे, 20,000 एक दिन में लगाइएगा, 1 घंटे में एक व्यक्ति को लगाइएगा, दिन भर में केवल 20 ही वैक्सीन लग पाएंगी। बीजेपी तो कहती है कि छात्राओं की उनको चिंता है, स्वास्थ्य की चिंता है, इसलिए सुरक्षा की चिंता है। दोनों चिंता करनी भैया, उनके भविष्य की, देश के भविष्य की चिंता भी करनी, उनके जीवन सुरक्षा की भी करनी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बिना, एक बार जब सुखेंद्र परीक्षा मुलायम सिंह जी ने कराई थी तो यही बीजेपी पार्टी महात्मा गांधी की प्रतिमा में जाके वहाँ पर ऊधम मचा रही थी और कह रही थी, बताइए साहब, सुखेंद्र परीक्षा हो रही है, बापूजी इस देश का क्या होगा। अब आप बिना परीक्षा के बच्चे पास कर रहे हैं तो अब क्या होगा देश का। बीजेपी के पार्षद हैं विजय शर्मा जी, एक बार मैं उनका भी पक्ष जानना चाहूंगा। नहीं, बीजेपी के तो रही है, एक बार पक्ष जरूर जानना चाहूंगा वैक्सीनेशन को लेकर और इस निर्णय को लेकर के बारे में कि जो है
परीक्षा रद्द की गई है सीबीएसई की, तो क्या कहना चाहेंगे विजय? बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ उपाध्याय जी और हमारे यहाँ पे बैठे हुए फिरोजाबाद शहर के दो नामचीन रिप्रेजेंट कर रहे अच्छे कॉलेजों के हमारे बड़े भाई मयंक सर और मनीष जी। आपका क्वेश्चन है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो डिसीजन लिया है 12th और 10th का, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, जो उन्होंने डिसीजन लिया है किसी वजह से ही लिया गया होगा और अच्छा ही डिसीजन होगा, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो अपना भविष्य किताबों से ही बनाना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं शर्मनाक सोच की स्थिति होगी। शर्मनाक सोच की स्थिति होगी। हाँ। मतलब शर्मनाक ये शर्मनाक शब्द आपने जो इस्तेमाल किया, ये किसके लिए किया? जिसने ये डिसीजन लिया? नहीं, मैंने शर्मनाक कैसे? शर्मनाक उनके लिए लिया है जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं, उनके लिए उनकी सोच होगी कि ये हमारे साथ क्या हुआ। वो शर्मशार हो जाएंगे। शर्मनाक अलग चीज है, शर्मशार अलग चीज है। वो लगभग एक्चुअली क्या है, आप एक एक छोटी छोटी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, मैं वहाँ पे नहीं पहुँच पाया, लेकिन जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ अंदरूनी तकलीफ होगी। कहीं ना कहीं ये डिसीजन जो है बच्चों के भविष्य पर भारी पड़ जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगा भाई साहब, मैं जो मयंक सर ने कहा था, मनीष जी ने कहा था, ये लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, इनको ज़्यादा बेहतर पता है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ से घात मिला होगा। काबिल बच्चे हैं, हाँ। उनको कहीं ना कहीं इस डिसीजन से उनके कैरियर पर फर्क पड़ेगा। अच्छा, वैक्सीनेशन को लेकर आपकी राय जानना चाहूंगा। विदेशों को वैक्सीन भेजी गई, हमारे देश में वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही है, इसकी बड़ी क्राइसिस है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है पत्रकार महोदय, कि यहाँ पे भी बराबर वैक्सीनेशन चल रहा है। अगर कुछ क्वांटिटी अगर हम साथी दोस्तों को दे देंगे तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। कोई बुराई नहीं है। मतलब हमारे देश में हमारे खुद को खाना खाने के लिए हो ना हो, लेकिन अगर हम बाहर वाले को खिला दें तो ज्यादा मुझे लगता है संस्कार झलकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अपने यहाँ भी ठीक है, अपने हिंदुस्तान में भी अच्छी तरीके से वैक्सीनेशन हो रहा है। डेली आप लोग ही अपडेट कर रहे हैं उस चीज़ को। अच्छा, बीजेपी से जुड़े हैं आप? हाँ, जुड़े हैं। क्या कभी कोई पद रहा है बीजेपी का आप पर, या क्या आपका राजनीतिक कैरियर रहा, जानना चाहूँगा? ऐसा है, मैं पहले कांग्रेस में था और उसके बाद जब इलेक्शन हुआ नगर निगम का, तो वहाँ मैंने डिसीजन थोड़ा सा निर्दलीय लड़ने का लिया था। निर्दलीय आप लोगों के सहयोग से मैं जीत के आया। उसके बाद अध्यक्ष महोदय ने मुझे बीजेपी ज्वाइन कराई थी। कुल मिला के आप निर्दलीय चुनाव जीते, उसके बाद बीजेपी में है इस समय। जी। बिल्कुल, धन्यवाद। तो आपने स्वीकारा, पार्षद विजय हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ तौर पे ये स्वीकारा है कि कहीं ना कहीं ये डिसीजन जो काबिल बच्चे हैं, जो होनहार बच्चे हैं, उन पर भारी पड़ सकता है, उनके कैरियर पर भारी पड़ सकता है। मयंक जी भी मेरे साथ बने हैं। मयंक जी, मैं चाहूंगा कि सरकार को, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए था ऐसे समय में? देखिए, सरकार का जो मोटिव था ये कैंसिल करने का, आप बताइए क्या मोटिव था? मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा। यही तो कहा कि बच्चों की सेफ्टी हमारे लिए प्रायर है। इंसान एक बार सेफ रहे और पूरे जीवन के लिए असुरक्षित हो जाए, आप ये बताइए क्या ये प्रणाली उसका पेट भर पाएगी? आगे भीख मांग मांग के अपनी जिंदगी अगर बच्चा आगे चलाता है तो वो तो पल पल मरेगा आगे चल के। आप बताइए मुझे, जिस तरीके की अब ये डिसीजंस ऐसे लिए जा रहे हैं जिनको कोई वैकल्पिक तरीके से करवा सकते थे परीक्षाओं को, उनको परीक्षाओं को रद्द करके आज होनहार बच्चों का क्या भविष्य होगा? मुझे बताइए आप। आज अगर बच्चों की, आपने होनहार बच्चे की आपने सेफ्टी देख ली और अगर इस डिसीजन से वो सुसाइड कर गया, मैं ये पूछ रहा हूं कि आपने उनकी सेफ्टी देख के आज उसे लगा कि अब तो मेरा कोई सुरक्षा, मैं टॉप कर सकता था, मैं तो टॉप ही कर रहा था, 100% मैं इतना प्रिपेयर्ड था कि मैं गारंटेड 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आता,
अब मुझे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलेंगे भी तो जो मेरे से बहुत ज़्यादा कमज़ोर जो बच्चे थे वो आज मेरे बराबर आ गए। तो क्या ये हीन भावना उसको कई ऐसे डिसीजन लेने पे बाध्य नहीं करेगी? आप मुझे बताइए, अगर कोई भी बच्चा ऐसे सुसाइड करता है जो वाकई बहुत होनहार था या भविष्य के सपने लिए हुए था, जब सपने टूटते हुए उसके दिखेंगे तो क्या वो बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा? क्या सुरक्षा के मानक सिर्फ कमज़ोर बच्चों के लिए उन्होंने सोचे? उन्होंने मिडिल लेवल और हायर लेवल ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में कुछ नहीं सोचा। उनके बारे में भी तो सोचना चाहिए था। उनको भी तो अधिकार था अपने सपनों को सच करने का। जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते उनके लिए तो बोझ है शिक्षा। अच्छा, मेरा एक सवाल और है आपसे। बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा, उनकी सुरक्षा के बारे में सरकार ने सोचा और निर्णय लिया। क्या जो लॉकडाउन लगाया गया उन दिनों में कोविड नियमों का पालन हमारे यहाँ शहर फिरोजाबाद की अगर बात कर लें तो क्या हुआ, आपको होता नजर आया? देखिए, बिल्कुल मैंने देखा कि बाज़ारों के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ रही, मानक बहुत पीछे रहे, मानक भी बहुत पीछे रहे और लोगों ने उसका पालन नहीं किया। हम उंगलियां जब दूसरों पे उठाते हैं, जैसे अगर मैं प्रशासन पे उंगली उठाऊं तो एक उंगली मेरी तरफ भी जाती है। क्या मैंने पालन किया? मैंने भी नहीं किया, तो मैं भी दोषी हूं। सवाल मेरा ये है कि जो युवा पीढ़ी है क्या वो बाजारों में नहीं निकली, क्या दुकानों पे नहीं बैठी, क्या व्यापार नहीं चलाए दुबक के छुप के? हमने वो तस्वीरें देखी कि शहर के मुख्य बाजारों में लोगों ने दुकानें खोल के शटर उठा के ग्राहकों को अंदर प्रवेश करा के इस तरीके से कोविड नियमों का उल्लंघन किया। साफ तौर पे बेरोक-टोक वो सड़कों पे घूमते देखे गए, जिसकी मनाही थी। कोविड नियमों का सरासर उल्लंघन था। वो उल्लंघन जब किया गया तो क्या उससे कोरोना फैलने के चांस नहीं थे? और ये जो है 12th की परीक्षा रद्द की गई है, क्या इससे युवा पीढ़ी में केवल कोरोना नहीं फैलेगा? मैं शुरुआत से सौरभ जी आपको बताऊं, मैं बदनामी शायद इस चीज़ से अपने डिसिप्लिन को लेके बहुत ज़्यादा बदनाम हूं कि मयंक सर तो बहुत ज़्यादा मारते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं। क्यों होते हैं? जब मैं एक बाइक पे 3-3 लड़के एक दूसरे से चिपट के जाते हुए देखता था, मेरा खून खोलता था। मैं निकल के सड़क पे खड़ा होता था, ऐसे लड़कों को रोकता था, उनको चेक करता था कि हटो यहाँ से, इस तरीके से हटो, ये बिल्कुल चिपट के नहीं जाओगे और एक बाइक पे एक जने से ज़्यादा नहीं जाएगा। आज वही दिन आ गया, आज वही दिन आ गया। आज सरकार उनको रोक रही है, पहले स्कूल का एक सरदार रोकता था। मैं तो यही कह रहा हूँ। तो इस तरीके की चेकिंग अगर हर शिक्षाविद, हर स्कूल के अंदर अगर ऐसी चेकिंग होती कि अपने बच्चों को नहीं निकलने देते, ऐसे स्कूल खत्म हुआ और बुरी तरीके से 3-3 बच्चे गले में हाथ डालते हुए, 4-4 बच्चे ग्रुप बनाते हुए गले में हाथ डालते हुए, मुंह से मुंह भिड़ाते हुए, बिल्कुल बातें करते हुए अपने घर जाते थे। तो मैं शुरुआत से इस चीज़ के अगेंस्ट था। सड़क पे आके मैं खुराना गेट पे खड़ा रहता था, कभी आगे एमजी कॉलेज पे चला जाऊं, लेकिन ये लोग मेरे दुश्मन थे जो बाइक पे 3-3 जाएं या गले में बाहें डाल के जाएं। मैं अपने गनर्स और सारे लोगों को खड़ा करता था। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम था कि इस तरीके से करके उनकी संगत गलत होगी। किसी भी दुकान पे मुड़ के रजनीगंधा खाने लगेंगे, एक जना दूसरे को बाध्य करेगा, दूसरा तीसरे को, और एक ये चेन, जैसे आज कोरोना की चेन फैल गई, उसी तरीके से इस तरीके के धूम्रपान की चेन फैल जाती। तो यहाँ के लोगों के अंदर एक थोड़ा सा सिविलाइज्ड सेंस नहीं है। मैं आपको बताऊं, चाहे आप लाख कहते रहें, हम लोग शिक्षाविद हैं, संचालक हैं स्कूलों के, अपने स्कूलों में हमने क्लियर निर्देश दे दिए थे कि बिल्कुल कोई भी ना बच्चा अपने पेरेंट्स से भी बोलें कि बिल्कुल 6 फीट की दूरी मेंटेन करें, लेकिन वो दूरियां बिल्कुल नहीं। मैं तो प्रशासन से भी कहूँगा कि 3-3 जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो ये जो यंगस्टर्स है 18-18 साल के लड़के, आप देखिए तेज़ी से सांप बन के शहर के अंदर वाली रोड्स पे लगभग 50, 60, 70 की स्पीड से बिल्कुल सांप बन के मोटरसाइकिल चलाते हैं। 3-3 लड़के एक दूसरे से चिपट के बिना मास्क लगाए हुए। इन लोगों पे आप कड़ाई करिए बिल्कुल, क्योंकि मैं जानना ये चाहूंगा, दूसरी लहर का कोरोना कर्फ्यू कहीं कहीं बेअसर रहा जी। अगर मेरे दृष्टिकोण से देखें, हमारी तमाम रिपोर्टों में हमने छापा, वो बेअसर रहा। तो क्या अनदेखी नियमों की जब हुई तो क्या कोरोना जो फेल था वो नहीं फैला होगा, या केवल परीक्षाओं पर आप अंकुश लगा के कोरोना को रोक सकते हैं? परीक्षाओं पे अंकुश, वही तो मैं कह रहा हूँ,
एक तरफ कैसा देश है कि चाय छुप छुप के पीनी पड़ रही थी और दारू खुलेआम बिक रही थी। मतलब मैं तो, कैसा देश है जहां चाय छुप छुप के पीनी पड़ रही और शराब खुलेआम बिक रही। और मैं तो कह रहा हूँ शिक्षा, अच्छे कवि भी हैं, मैं चाहूंगा अगर कविता आपके माध्यम से कुछ हमारे दर्शकों को सुनाएं, उनको अच्छा लगे। मैं तो यही कह रहा हूं कि इतनी चिंता है कि चिंतन की राह पे बढ़ते देख, चिंता ने देह में पैर पसारे और पंचतत्व में हो जाएंगे विलीन, जाने कितने चिंतित बेचारे। बहुत सुंदर। आदमी आज आदमखोर बन गया और बाघ बन गया शाकाहारी। अब आदम का ही शिकार करते हैं घर से निकले हुए शिकारी। मानवता आज शर्मसार है, वासना लिप्त देख देख इशारे, पंचतत्व में हो गए विलीन, जाने कितने चिंतित बेचारे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हम लोग चिंता करते हैं, जो हमारे देश को उठाने वाली जो भी ऐसी पॉलिसीज़ हैं, हम उनको लागू करना चाहते हैं, लेकिन हमें सपोर्ट नहीं मिलता। हम उन बच्चों पे चेक करते थे, जैसे मैं चेक करता था, उनके पेरेंट्स आके हमसे कि आपने मारा कैसे था, आपने क्यों, कारण नहीं देखते थे कि क्यों, लेकिन किया क्यों, क्योंकि आजकल एक एक दो दो बच्चे होते हैं और उनके लिए वो सर्वोपरि होते हैं। वो गलत करें या सही करें या गलत करें, उस पर उनका ध्यान नहीं है। साहब उसके चोट लग गई। हम जब बचपन में थे बुरी तरीके से, जरा सी बात पे जी, मैं जानना चाहता हूँ, तमाम दर्शक आपको इस समय देख रहे हैं कि आपका बचपन से लेकर पूरा जो अब तक का सफर है जी, कैसा रहा, क्या रहा, अगर कम शब्दों में पूरी बात बता पाए तमाम दर्शक जो जानते। मयंक भटनागर एक चर्चित नाम है शिक्षा जगत में, और मैं जानना चाहूंगा, दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिर बचपन से अब तक का जो आपका सफर रहा, कितना चुनौतियों से भरा रहा, किस तरह आपने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और यहाँ तक पहुंचे। आज मैं आपको बताता हूँ कि मुझे 6वीं कक्षा में, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ता था, किड्स कॉर्नर में, तब किड्स कॉर्नर हिंदी मीडियम हुआ करता था। 6वीं कक्षा के बाद 7वीं कक्षा में मुझे मुंबई भेज दिया गया, और उसके बाद कहीं, जैसे मैं तो उतना कॉम्पिटेंट था नहीं, लेकिन डॉन बॉस्को स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया गया। कैसे कराया मुझे नहीं पता, मैंने एक रिटन एग्ज़ाम दिया था और वो क्वालिफाई होके मेरा एडमिशन हो गया। अब ना मुझे इंग्लिश बोलनी आती, और वो मुंबई का सबसे बड़ा स्कूल जहाँ सारे फिल्म स्टार्स के बच्चे थे। मेरे माँ बाप ने एक चीज़ बहुत अच्छी करी कि मुझे पैसे कभी नहीं दिए थे। इतने हम लोग वेल टू डू थे, इतना भी नहीं थे कि हमको पैसे ना दिए जाएं, लेकिन मुझे सिर्फ तब 50 पैसे एक साइड से बस का किराया था, 50 पैसे उधर से आने का किराया था, 1 रुपये दिन का हमें मिलता था। अगर आपको 50 पैसे की भी भेल खानी हो, भेलपूरी, तो लगभग 5 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ता था। तो और मैं आपको बताऊं कि मैं पहले 7वीं कक्षा में हिंदी में मेरे 98 मार्क्स आए, हिंदी मीडियम से, यूपी से गया। इंग्लिश में मैं फेल हो गया, मैथ्स में मैं फेल हो गया, सोशल में मैं फेल हो गया। अब सारे बच्चों ने मुझसे बिल्कुल कट ऑफ कर लिया, उन लोगों ने मुझसे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। मुझे इतनी हीनता लगने लगी कि एक बार कोई मुझसे बात नहीं करता था, क्योंकि मैं एक तो फेलियर भी था, इंग्लिश बोलना नहीं जानता था। वहाँ धड़ल्ले से सारे बच्चे इंग्लिश बोलते थे। टीचर्स भी, क्योंकि मैं इंग्लिश स्पीकिंग नहीं था, मैं उनका सबसे हेट्रेड वाला बच्चा था। कोई मुझसे बात नहीं करता था टीचर सीधे मुंह। तो एक बार मैं जू बीच के पास में एक सुसाइड पॉइंट तक पहुंच गया, पता नहीं कैसे, कि आज मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूँगा। आपको बता रहा हूँ सौरभ जी, बिल्कुल मैं जब कूदने वाला था, पता नहीं ईश्वर की एक कौन सी अलौकिक शक्ति मेरे अंदर आई, उसने मेरी अलग जगाई कि तुमने बिना अपनी जंग लड़े, अपने हथियार अलमारी में रख के तुम अपनी बिना जंग लड़े जीवन लीला समाप्त कर रहे हो। ये क्या कर रहे हो तुम, लड़े क्या? और उसी वक्त मैंने लड़ने का सोचा। मैंने अपने पेरेंट्स को फोन किया। एक बार को आप हताश और निराश हो गए, बिल्कुल हो गए, कहीं ना कहीं फेलियर होने बिल्कुल हो गए, क्योंकि बिल्कुल आपको लग रहा था कि बच्चे कहीं ना कहीं आपसे, जो होशियार बच्चे होंगे, काबिल होंगे, वो आपके साथ नहीं उठते बैठते थे, कोई बात नहीं करता था। फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, मैंने कहा मैंने अपनी शक्ति जानने की कोशिश की, मेरी शक्ति क्या है। तब फिर मैंने मुंबई में देखा मेरी शक्ति है हिंदी, मेरी शक्ति है हिंदी, मेरी शक्ति है संस्कृत, जो कि सब्जेक्ट थे, लेकिन वहां के बच्चे उन सब्जेक्ट्स में सबसे कमजोर थे। तो 7वीं कक्षा में मैंने अपनी सोसाइटी में, बगल में 2 बच्चे थे,
सेकंड क्लास के बच्चों की हिंदी की ट्यूशन लेनी शुरू करी। पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं था कि मैं ले पाऊंगा। मैंने कन्विंस किया उनको भी, एंट्रेंस एक एग्जाम दिखा के उनकी मदर को, तब उन्होंने मुझे अलाउ किया और मैंने उन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया 200 रुपए से। उन 200 रुपए से मैंने इंग्लिश की कोचिंग, स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन करी, क्योंकि तीव्रता सीखने की इतनी थी, इच्छा शक्ति थी। हीनता से भरा हुआ एक इंसान, एक हीनता से भरा हुआ इतनी तीव्र इच्छा रखे था कि उसने 2 महीने के अंदर इंग्लिश को अपने अंदर धीरे धीरे डेवलप किया। अच्छा मयंक जी, इंग्लिश के बिना क्या वाकई कैरियर नहीं बन सकता है? ऐसा क्या कुछ सफल नहीं हो है, सकता ऐसा व्यक्ति? बिल्कुल नहीं है, क्या कहना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंग्लिश के बिना, देखिए, मातृभाषा हिंदी है। आजकल तो कॉम्पिटिशन्स भी बाकायदा बाइलिंगुअल कर दिए गए हैं, लेकिन जब बात आती है अपने देश से बाहर कभी कोई रिप्रेजेंटेशन देने की या अपने आप को प्रूव करने की, वहां पे हम लोग सफर करते हैं, वहां ये हीनता आती है। वहां उस देश के लोग कमेंट करते हैं तो हमारे देश की प्रतिष्ठा थोड़ी सी कम होती है। बाकी हिंदी हमारा गर्व है, हमें हिंदी के साथ बढ़ना चाहिए, लेकिन अब दूसरे देशों के अंदर भी हमें अपना सम्मान बरकरार रखना चाहिए। वही मैंने किया। उसके बाद मैं आपको बताऊं, मैं म्यूज़िक में बहुत अच्छा था, तो वहाँ पे धीरे धीरे मैं गायन के रूप में प्रचलित हुआ। इंग्लिश आते ही मैं इंग्लिश में मेरे मार्क्स बढ़ने लगे, इंग्लिश के साथ सोशल में बढ़ने लगे। आप बिलीव नहीं करेंगे, 7वीं कक्षा में जिस बच्चे से कोई बात नहीं करता था, इतने बड़े स्कूल में, डॉन बॉस्को स्कूल ऑफ बॉम्बे का माटुंगा में, पता करके देखिएगा, मेरे ख्याल से इंडिया का 2nd रेटेड है। 7th क्लास में जिस बच्चे से कोई बात नहीं करते थे, जो 3 सब्जेक्ट में फेल हुआ था, 10वीं कक्षा में मैं हेड बॉय था स्कूल का। तो ये होता है ट्रांसफॉर्मिटी। अगर आप अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को खोज के निकाल के उनको अपनी शक्ति बना के आगे बढ़ते हैं, तो जीवन का कोई रोड़ा आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। मैं यही कहूँगा, अपने बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि देखो बेटा, तुम्हारे अंदर असीम शक्तियाँ हैं। आपकी लास्ट एजुकेशन क्या है? मैंने MBA किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से, एज वेल एज मैं PhD हूँ, और MA, MCom, B.Ed, M.Ed, तो पूरी ज़िंदगी पढ़ाई ही करते रहे। तो मुंबई से सारी शिक्षा दीक्षा रही है? नहीं, मुंबई से तो मेरी स्कूलिंग हुई है। उसके बाद मैंने MA, MCom फिरोजाबाद से किया है, B.Ed रोहतक से किया है, और लखनऊ से IIM MBA का एग्ज़ाम क्लियर किया है। उसके बाद आप जानते ही हैं कि आगे की जर्नी कहाँ तक रही, लेकिन इतनी डिग्री लेने के बाद लगभग कम से कम 20 लाख रुपए का पैकेज मुझे तब ऑफर्ड था, आज से 20 साल पहले। लेकिन मेरी माँ ने मुझसे कहा कि नहीं, तुम्हें फिरोजाबाद की सेवा करनी मेरे बाद। उन्होंने मुझे बिल्कुल भी कहीं प्रोत्साहित नहीं किया, और मैं आज सोचता हूँ कि उनका डिसीजन बिल्कुल सही था। कम से कम इस शहर के अंदर अगर मेरा 1% भी, एक बच्चे के प्रति भी ऐसा योगदान रहा कि मेरी वजह से वो बच्चा अगर ज़िंदगी में कुछ मुकाम पा गया हो, तो मेरा पूरा जीवन धन्य हो गया। आपका बड़ा प्रतिष्ठित विद्यालय है, 12th की परीक्षाएं रद्द की गई हैं, जो आज का हमारा सब्जेक्ट है। लास्ट वो शब्द जो आप कहना चाहते हो सरकार से, जिम्मेदारों से, और क्या इस डिबेट के माध्यम से अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, वो जरूर बताएं। मैं यही कहना चाहूँगा सरकार से भी और जो जिम्मेदार लोग हैं कि देखिए, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। एक बैलेंस बना के कोई भी कार्य को किया जाएगा जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, बच्चों की सुरक्षा भी रह जाए, उनका फ्यूचर भी बर्बाद ना हो। इसके बीच का कोई तरीका निकाल के हमेशा अगर कार्य होता तो कोई भी बच्चा अपने अंदर हीन भावना पैदा नहीं करता। आज वो बच्चे बहुत खुश हैं जो कमज़ोर थे, लेकिन जो बहुत होशियार बच्चे थे वो कहीं ना कहीं अपने आप को डूबता महसूस कर रहे हैं, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। जो बच्चे मेहनत करने के काबिल हैं और कर सकते हैं, जो अपने आप को प्रूव कर सकते थे, आज वो अपने आप को बड़ा असुरक्षित महसूस कर रहे होंगे कि आगे क्या होगा, कैसे हमारे मार्क्स आएंगे। जो श्योर शॉट थे कि मैं तो टॉप करूंगा ही करूंगा, जो 90% अबव स्टूडेंट्स थे, वो अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करेंगे। मनीष जी, 2 शब्द मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि सरकार से क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर। आज की हमारा जो सब्जेक्ट था वो यही था कि 12वीं की जो CBSE परीक्षाएं रद्द की गई हैं, जी, उस पर आप लोगों का क्या कहना है? क्योंकि
मयंक जी किड्स कॉर्नर विद्यालय संचालित करते हैं, शहर का सबसे प्रतिष्ठित विद्यालय माना जी, जाता है। जैसा मयंक जी ने अभी अपना जीवन परिचय विषय सुनाया, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब तक प्रतिस्पर्धा नहीं होती, कंपटीशन नहीं होता है, तब तक बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उन्होंने बताया कि हम 3 विषयों में फेल थे, इंग्लिश नहीं आती थी, चूँकि कंपटीशन और प्रतिस्पर्धा से ही वो आगे बढ़े और 10th में जाके हेड बॉय बने। तो मैं इसी घटना को सीख मानते हुए सरकार से ये कहना चाहूँगा कि बच्चों की परीक्षा अवश्य होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, तभी न, वरना मुझे मानूंगा जो वर्तमान के बच्चे हैं इनका दुर्भाग्य है कि उन्होंने इस टाइम जन्म लिया और इस वर्तमान सरकार में वो पढ़ रहे हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। भैया जी, आपकी भी राय मैं जानना चाहूंगा कि काबिल बच्चों पर सीधा असर पड़ेगा। एक सामान्य व्यक्ति होने के नाते आप बिल्कुल राजनीति से परे, मैं जानना चाहूंगा कि स्टूडेंटों के हित में क्या कहना चाहेंगे? मैं स्टूडेंटों के हित में एक ही बात कहना चाहूँगा कि कुछ इस टाइप का डिसीजन होना चाहिए कि जो बच्चे अपने बलबूते पढ़ाई के अनुसार एग्ज़ाम देकर परफॉर्म करना चाहते हैं वो इस तरीके से कर लें, जो एग्ज़ाम नहीं देना चाहते वो अगर विदाउट एग्ज़ाम के पास होना चाहते हैं वो ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये तमाम शख्सियत हमारे साथ मौजूद थी, डॉक्टर मयंक राज भटनागर जिनको आप सुन रहे थे, मनीष द्विवेदी जी, और हमारे साथ विजय शर्मा पार्षद मौजूद थे। मुद्दा एक ही था कि 12th का CBSE जो परीक्षा रद्द की गई है कोविड के चलते, बच्चों के स्वास्थ्य के चलते, सुरक्षा के चलते, आखिर सही मायने में लोगों की, इन शिक्षाविदों की, जानकारों की क्या राय है इस पूरे मामले पर? ये वही देश है साहब जिस देश के अंदर चुनाव होते हैं, कोविड के दौर में होते हैं, रैलियां होती हैं, कोविड के दौर में होती है। बात जब शिक्षा की आती है तो शिक्षा पर अंकुश लगाया जाता है। शिक्षा पर नियमों के तहत भी मुझे लगता है कि एग्जाम हो सकते थे। तो इन सब मुद्दों पर सरकार को जरूर विचार करना चाहिए। जहां एक तरफ आपने लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन बेअसर रहा, मीडिया की तमाम रिपोर्टें आपको बताती रही, तो कहीं ना कहीं आपका जो उद्देश्य था वो भी उस समय पूरा होता नहीं दिखा होगा। हालांकि मैं बिल्कुल ये चाहूंगा कि देश के अंदर से कोरोना नाम का ये वायरस चला जाए और देश के अंदर पूरी तरीके से शांति और सौहार्द का वातावरण रहे। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा की बात जब आती है तो शिक्षा देश का भविष्य, वो बच्चे जो देश का भविष्य है उनके साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ अगर होता है तो बिल्कुल नाइंसाफी है। वो तमाम होनहार बच्चे जिनको ऐसे लोगों के साथ जो फिसड्डी है वो भी आज उनके बराबर बैठेंगे तो उनका मनोबल डाउन होगा। तो निश्चित रूप से इस उद्देश्य से अगर बात करें, इस नजरिए से बात करें तो कहीं ना कहीं ये फैसला सटीक नहीं बैठता। सरकार के जिम्मेदारों को, जो महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं, जिन्होंने ये फैसले लिए हैं, उनको विचार करने चाहिए और ऐसे डिसीजन लेने चाहिए जिससे कि शिक्षा पर बहुत ज्यादा असर ना पड़े, देश कोरोना मुक्त भी हो और शिक्षा में हमारे होनहार जो हैं वो अपने सटीक जगह, अपने सटीक मार्ग को चलते हुए अपने पदों पर आसीन हो, जिससे देश में जो है होनहारों को सही जिम्मेदारी मिल सके। आज का मुद्दा बस यही खत्म करता हूं। कल फिर मुलाकात होगी आपसे नए विषय के साथ। नमस्कार।